आज बात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के उस विजयी रथ की जिसने पश्चिम बंगाल में अभेद्य माने जाने वाले ममता बनर्जी के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। मोदी के मैजिक और शाह की रणनीति के सामने ममता टिक ही नहीं सकी। बंगाल में बीजेपी की ऐसी आंधी आई कि ममता और उनकी पार्टी टीएमसी बुरी तरह उड़ गई। सवाल यही है कि आखिर मोदी और शाह की जोड़ी ने ऐसा क्या किया कि दीदी बुरी तरह हार गई। इस शो में इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। अभी 4 मई की यह शाम भले ही चल रही है, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। अकल्पनीय, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा, बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। अविस्मरणीय। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। अभूतपूर्व। आज जब भाजपा जीती है, बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। और ऐतिहासिक। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल और असम में इस भगवा विजय को यही संज्ञा और सर्वनाम दिया जा सकता है। अंग से लेकर बंग
और कलिंग तक कमल खिल गया। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा ध्वज लहरा रहा है। ये सियासी करिश्मा, ये चुनावी चमत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से ही संभव हुआ। 75 साल पहले पश्चिम बंगाल के जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल समेत पूरे भारत पर भगवा ध्वज फहराने का सपना देखा था, उसे मोदी और शाह की जोड़ी ने साकार कर दिया है। महाविजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो बंगाल के रंग में रंगे हुए नजर आए। पीएम मोदी बंगाली धोती और कुर्ता पहनकर मंच पर पहुंचे। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है और 15 वर्षों के बाद बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी की विदाई हो गई। 2 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर अकेले सत्ता में आ गई है। वहीं पुडुचेरी में एनडीए की सरकार फिर बन गई। चुनावी चमत्कार के ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति अब भी जीत की गारंटी है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। पश्चिम बंगाल के लिए यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि वहां पर नए राजनीतिक युग का आरंभ हो गया है। इस युग का नाम है बीजेपी युग। पश्चिम बंगाल में 1948 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का शासन था। 1977 से लेकर 2011 तक वामपंथ का राज था। 2011 से 2026 तक ममता का युग रहा। लेकिन अब बंगाल की सियासत 180 डिग्री बदल गई है। अब यहां बीजेपी युग का आगमन हो चुका है। बंगाल में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है उसकी पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह ने ही लिखी। बंगाल और असम में बीजेपी की शानदार जीत के बाद देश का राजनीतिक नक्शा भी बदल गया है। अब देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी यानी एनडीए की सरकार है। इसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के सीएम हैं, जबकि 5 राज्यों में सहयोगी के सीएम हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 8 जगहों पर विपक्षी दलों की सरकार है। पश्चिमी भारत, पूर्व उत्तर भारत, मध्य भारत के सभी राज्यों में एनडीए की सरकार है। पूर्वी भारत में सिर्फ झारखंड को छोड़कर बिहार, बंगाल और ओडिशा सभी जगहों पर बीजेपी का सीएम है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। देश का जो राजनीतिक नक्शा बदला है, भारतवर्ष जिस तरह से भगवामय हुआ है, वो मोदी की मैजिक और शाह की बूथ मैनेजमेंट की वजह से ही संभव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।
सवाल यही है कि आखिर मोदी और शाह ने पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा चुनावी चमत्कार कैसे किया। दीदी के अभेद्य माने जाने वाले किले को इन दोनों की जोड़ी ने कैसे ढहा दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल का चुनावी मोर्चा खुद मोदी और शाह ने संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान 22 से ज्यादा बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया, तो वहीं अमित शाह ने भी बंगाल की धरती पर डेरा डाले रखा। इन दोनों ने जो कुछ किया उससे बंगाल में ऐतिहासिक परिवर्तन हो गया। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। बंगाल में ममता के अभेद्य माने जाने वाले सियासी दुर्ग को भेदने के लिए मोदी और शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। प्लानिंग से लेकर उसे जमीन पर लागू करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आचार संहिता लगने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के कुल 21 कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने कुल 43 में से 41 संगठनात्मक जिलों को कवर किया। मां माटी मानुस की बातें सुनकर टीएमसी को मौका दिया, लेकिन सत्ता में आते ही ये तृणमूल, ये टीएमसी लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई। जमीन पर उतरकर पसीना बहाने और मेहनत के मामले में गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं थे। अमित शाह के कुल 40 कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 43 में से 39 संगठनात्मक जिले कवर किए गए। पूरे चुनाव में अमित शाह ने फ्रंट फुट पर आकर प्लानिंग और प्रचार किया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिर तक वो पश्चिम बंगाल में ही टिके रहे। इस दौरान दिन में प्रचार करते और देर रात तक संगठन के लोगों के साथ बैठक करते थे। एक घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है, वादा है। बंगाल में बीजेपी की यह महाजीत कोई संयत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक प्रयोग का परिणाम। दिल्ली में बैठे नेताओं का मंथन और स्थानीय नेताओं का एक्शन। मास्टर प्लान नेशनल था, लेकिन काम करने का तरीका लोकल था। दिल्ली की रणनीति बंगाल में जमीनी स्तर पर लागू की गई। बीजेपी का यह फॉर्मूला वेस्ट बंगाल में गेम चेंजर साबित हुआ। बूथ लेवल को बीजेपी ने ताकत बनाया। 82,000 में 71,000 बूथों पर पकड़ बनाकर गेम पलट दी। माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल से हर घर तक पहुंच बनाई। मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़ हर इलाके में छोटे संगठन बनाए। जमीनी स्तर पर पकड़ को बहुत मजबूत किया। बीजेपी के पुराने कैडर को फिर एक्टिव किया। जो कार्यकर्ता हिंसा या डर से राजनीति से दूर हुए, उन्हें सक्रिय किया। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। दिल्ली से बंगाल के चुनाव पर सीधा कंट्रोल किया गया। अमित शाह की निगरानी में केंद्रीय नेताओं को हर एक सीट की जिम्मेदारी दी गई। लगातार काम की रिपोर्ट ली गई। बीजेपी को आरएसएस के साइलेंट सपोर्ट सिस्टम का भी फायदा हुआ। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से मीटिंग की। चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में मजबूत माहौल बनाए। चर्चित चेहरों से ज्यादा संगठन पर भरोसा किया। फिल्मी सितारों और दागी नेताओं से दूरी बनाई। अपने पुराने और वफादार संगठन पर विश्वास दिखाया। सोशल इंजीनियरिंग और समाज के हर वर्ग को जोड़ा। पूर्वांचली, मारवाड़ी समाज, स्थानीय फुटबॉल क्लबों तक पहुंच बनाई। बंगाल में बीजेपी ने नया वोट बैंक भी तैयार किया। मुद्दों के जरिए नैरेटिव सेटिंग में बदलाव किया। जय श्री राम, घुसपैठ, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। लोगों के मन में मजबूत वैचारिक असर डाला। मोदी और शाह ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ
और मुस्लिम तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर बंगाल के नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में यह संदेश दिया कि यह बंगाल बचाने का चुनाव है। अगर टीएमसी जीती तो पश्चिम बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी होगी, जहां हिंदुओं की स्थिति खराब हो जाएगी। मोदी और शाह ने महिला सुरक्षा को टॉप एजेंडे में रखा। आरजी कर पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाकर संदेश दिया कि महिला सम्मान और सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। बीजेपी बंगाल की महिलाओं को यह समझाने में कामयाब रही कि ममता के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। महिला ममता की सबसे मजबूत वोट बैंक थी, जो उसके हाथ से निकल गई। इससे पहले बंगाल चुनाव की पहचान थी हिंसा और खून खराबा। शहरी क्षेत्रों में संभ्रांत वोटर डर के मारे वोट डालने नहीं निकलते थे। इस बार जवानों की तैनाती, कश्मीर की सुरक्षा वाले हथियारों का प्रदर्शन, चुनाव बाद भी जवानों की तैनाती के भरोसे ने संभ्रांत और खासकर महिला वोटरों के डर को खत्म कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने खुद पर लगे बांग्ला संस्कृति विरोधी होने का दाग को धो दिया। बीजेपी नेता मछली खाने से लेकर मछली लेकर प्रचार करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाकर यह संदेश दिया कि बीजेपी बांग्ला संस्कृति की विरोधी नहीं बल्कि उसकी रक्षक है। पिछले चुनाव में बीजेपी को बंगाली भद्रलोक का साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस वर्ग को भी साध लिया। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में उच्चायुक्त, गोवर्धन दास और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का सदस्य बनाकर सम्मान दिया, जिससे बंगाली भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोदी और शाह ने जो माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला तैयार किया था, उसे जमीन पर लागू करने में कई साइलेंट हीरो ने दिन रात एक कर दिया। मोदी और शाह के सबसे बड़े सिपहसालार बने बंगाल बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव। मोदी और शाह ने भूपेंद्र यादव को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे उन्होंने 100% सटीकता के साथ निभाया। नतीजा ये रहा कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भगवामय हो गया। भूपेंद्र यादव बंगाल बीजेपी के प्रभारी, मोदी और शाह के सबसे बड़े सिपहसालार, बंगाल महाविजय के सबसे बड़ा साइलेंट हीरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बूथ मैनेजमेंट का जो अद्भुत ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसे जमीन पर अमली जामा पहनाने में भूपेंद्र यादव ने बड़ी भूमिका निभाई। भूपेंद्र यादव ने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी चुनौतियों को संभालना, यही उनकी विशेषता रही। इसी के दम पर बीजेपी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई। बंगाल की जो वर्तमान ममता बनर्जी के शासनकाल की जो दुरावस्था है, उसको देखकर, बंगाल के नौजवानों के भविष्य का संकल्प देकर विकसित बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समाज के सभी वर्ग आज एक विकसित बंगाल बनाने का संकल्प ले रहे हैं, वो भूपेंद्र यादव ही हैं जिन्हें 2021 के चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा की और हार के कारणों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की। इसी चर्चा के आधार पर पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है। भूपेंद्र यादव ने सिर्फ पार्टी में गुटबाजी को ही खत्म नहीं किया, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर दी। शाह के माइक्रो मैनेजमेंट और भूपेंद्र यादव की मेहनत ने बंगाल में दीदी के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। भूपेंद्र यादव की अगुवाई में बीजेपी ने जमीन पर उतरकर किस तरह पसीना बहाया, उसे कुछ आंकड़ों से समझिए। बंगाल में 12,000 स्ट्रीट कॉर्नर सभाएं की है, 1,65,000 आंगन बैठकें बीजेपी द्वारा की गई, 82,000 बूथ को चुनावी वॉर रूम से कनेक्ट किया गया। हर बूथ पर सप्त ऋषि प्लान, यानी हर बूथ पर 7 बीजेपी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। देखिए, भूपेंद्र यादव जी की सबसे खास बात यह है कि वो कोई अपने लिए पब्लिसिटी नहीं लेते, वो अपने श्रेय नहीं थी। इस पूरे इलेक्शन में आप बता दीजिए कितनी बार उनकी कोई बाइट देखी गई हो
या उनकी तस्वीर देखी गई हो, वो नहीं रहते। वो बिहाइंड द सीन रह के तार जोड़ने का काम करते हैं संगठन को, वहाँ का जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी तरह निर्वहन करते हैं। स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर मुद्दों को सूचीबद्ध करना और उसके प्रभाव का आकलन कर स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना, भूपेंद्र यादव ने इस काम को भी मिशन मोड में अंजाम दिया। संगठन की टीमों को जो भी लक्ष्य दिए जाते थे उसकी हर दिन सुबह सुबह समीक्षा की जाती थी और उसके हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाती थी। मोदी और शाह ने भूपेंद्र यादव पर भरोसा यूं ही नहीं जताया। पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड उनके प्रति बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के विश्वास को मजबूत बनाता है। भूपेंद्र यादव 2022 में गुजरात, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी थे। इन तीनों राज्यों में वो सत्ता विरोधी लहर को असरहीन कर बीजेपी की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभा चुके हैं और अब बतौर प्रभारी उन्होंने ममता के मजबूत गढ़ बंगाल को फतह कर लिया है। बंगाल विजय के बाद अब भूपेंद्र यादव का कद बीजेपी में और भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।